Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep, Senior Faculty of Physical Chemistry, Goal Institute. I am going to discuss Physical Chemistry part of NEET paper which was held on 5th May. बहुत सिंपल पेपर था, आज आप बहुत खुश होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। एक्सपेक्टेड है कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। बहुत सिंपल पेपर था, एनसीईआरटी बेस्ड था, पैकेज से पूछा हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट टेस्ट पेपर से आए हुए क्वेश्चंस ऐसे थे। मुझे लगता है कि सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट आपने टिक किया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आप देखिए, फॉर द रिएक्शन 2A goes to B plus C, Kc is 4 into 10 का power minus 3. At a given time, composition of reaction mixture is A equal to B is equal to C का concentration is equal to 2 into 10 to power minus 3 मोलर। पूछ रहा है कि इनमें से क्या सही है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आप इसमें सबसे पहले QC निकाले होंगे। QC की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? B और C की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई C की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन चूंकि बराबर है तो ये 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 दो बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे भी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 का स्क्वायर 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। अब चूंकि QC बड़ा है KC से, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट ज्यादा है ऑप्टिमम वैल्यू से, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड जाना होगा। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन को किधर मूव करना होगा? बैकवर्ड शिफ्ट करना होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सपेक्टेड है, आपने ये सही किया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए आप, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, इनमें से सबसे ज्यादा हीलियम एटम किस में है? मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लिखूं 2.27 लीटर, तो ये वेरी मच इक्वल टू 2.27। हम मॉलिक्यूल्स एटम्स की बात कर लेते हैं, जो एटम बोला है। तो 2.27 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, इतना एटम्स होंगे। 4 मोल ऑफ हीलियम is having 4 multiplied by Avogadro number of atoms। 4U मतलब ये तो सिंगल एटम की बात कर रहा है, और 4 ग्राम हैज 4 by 4 multiplied by Avogadro number of atoms। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 मोल ऑफ हीलियम में सबसे ज्यादा है, तो 4 इंटू Na मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मोल कंसेप्ट का एकदम सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, मैट्रिक्स मैचिंग का क्वेश्चन। आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इधर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए, ये पूछ रहा है। तो 1 मोल ऑफ H2O टू O2 चाहिए इसको। H2O के लिए अगर आप O2 में कन्वर्जन करते हैं और इसके 1 मोल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये हाफ मोल होगा, और -2 to 0 तो समझ में आता है 2 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। तो 1 मोल H2O गोज टू O2, 2 फैराडे चार्ज होगा। 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, Mn +7 के स्टेट में है, +2 में आ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 5 फैराडे चार्ज होगा। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम +2 में है, मतलब अगर इसका 1 मोल चाहिए होता तो 2 फैराडे चाहिए। तो 1.5 मोल के लिए 3 फैराडे चाहिए, और 1 मोल FeO टू Fe2O3, FeO +2 से +3 में जा रहा है, 1 मोल में एक ही आयरन एटम, तो 1 फैराडे चार्ज चाहिए। तो आपको दिख जाना चाहिए ए का आंसर 2, ए का 2। अब 2 ऑप्शन में रह गया, तो ये तो नहीं होना है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, ए का 2, बी का 4, बी का 4, तो आंसर सेकंड समझ में आता है, क्योंकि यहां बी का तो 3 किया हुआ है और 3 तो गलत है। तो अब बार बार आपको सिखाया है, जितने डिस्कशन हमारे हुए हैं क्लासेस में, कि मैट्रिक्स मैचिंग में 2 आंसर भी आपका मैच कर जाता है, बाकी 2 मैच कर जाता है। आपको जो आसान लगे 2 मैच करा लीजिए। तो आंसर विल बी सेकंड वन, आसान है, ये भी आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, केमिकल काइनेटिक्स का फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स आर्हेनियस इक्वेशन का आपके पास इक्वेशन है कि ln K जो होता है वो ln A माइनस EA बाई RT होता है। तो अगर 1/T
और ln k का ग्राफ हम प्लॉट करें तो ये इंटरसेप्ट और माइनस EA/r स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप यहां आपको दिख रहा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट वन, ln k वर्सेस 1/t के लिए ये ग्राफ मिल जाएगा। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, आर्हेनियस इक्वेशन आपने बार बार किया होगा, ये ग्राफ पक्का आपके नोट्स में होगा, एक्सपेक्टेड है आपने अच्छा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। Kp एंड Kc इक्वल नहीं, नॉट इक्वल पूछा है। एग्जाम में प्रेशर होता है, आपने ध्यान से अगर पढ़ा है, Kp इक्वल टू Kc होने के लिए कंडीशन होता है कि डेल्टा Ng 0 होना चाहिए। तो तय सी बात है कि डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0, तो Kp नॉट इक्वल टू Kc हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसमें 2 मोल गैस 2 मोल गैस बराबर है जी, 1 मोल गैस 2 मोल गैस यहां बराबर नहीं है, इधर 2 मोल गैस इधर 2 मोल गैस, 2 मोल गैस 2 मोल गैस, आंसर भी सेकंड वन। क्यों? क्योंकि डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0 है, तो Kp नॉट इक्वल टू Kc हो जाएगा। सिंस वी हैव रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा Ng, तो इफ डेल्टा Ng इज 0, Kp इज इक्वल टू Kc। तो ये भी आपने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ any chemical reaction can be calculated if one knows the value of। आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू जाना होगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन आपका कहता है कि अगर रेट कांस्टेंट 2 टेम्परेचर पे पता हो तो आप EA कैलकुलेट कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट EA रिमेन कांस्टेंट विद इन दैट टेम्परेचर रेंज। अगर हम मान लें कि T1 से T2 रेंज तक इस टेम्परेचर रेंज में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदल रहा है, तो हम ये रिलेशन डिराइव करते हैं कि ln K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। और अगर आपको ये रिलेशन आता है तो आपको पता है कि टू कैलकुलेट EA we must have K1 and K2 at T1 and T2 respectively। K1 at T1 temperature rate constant, K2 is the rate constant at T2 temperature। तो by knowing K1 and K2 at T1 and T2 we can define EA। ऐसा कोई आंसर हम ढूंढ लेते हैं। रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर इज वेरी राइट आंसर, तो पहला ही सही लगता है। प्रोबेबिलिटी, कोलिजन, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी वी मस्ट हैव K1 एंड K2 एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये भी मुझे लगता है आपने एकदम सही किया होगा, अगर कंफ्यूजन ना हुआ हो एग्जाम टाइम में आपको। Question number 64 is matrix matching about atomic structure, क्वांटम नंबर। और ये क्या बताता है? ये नोट्स में आपने एकदम लिखा होगा। क्वांटम नंबर पढ़ाते वक्त ही आपको बताया जाता है कि n क्या बताता है, l क्या बताता है, m क्या बताता है, और ये हर साल पूछा जा रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी टीचर आपको बताता है क्वांटम नंबर में तो बहुत काम करने की जरूरत है। और हाँ, वो दिखा आपको, आपकी मेहनत ने काम किया है। n की वैल्यू क्या बताती है भाई? साइज ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब 1s 2s में क्या फर्क है n का, और 2s बड़ा है 1s से। शेप की बात L बताता है, ml बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है ms। तो ऑप्शन डी का 1 इधर से ही देख लेते हैं। ए के लिए हमने देख लिया 3, ए का 3 यहां है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो गायब हो गए। अब ए का 3 है। बी देख लेते हैं भाई, बी का 4, तो बी का 4 इधर है, बी का 4 इधर है। अब सी भी देखना होगा हम लोगों को, सी का 1 यहां है, तो थर्ड आंसर टिक करते हैं। और डी का 2, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड बन जाता है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ, मैट्रिक्स मैचिंग में एक एक ऑप्शन को आप देखें ध्यान से, और आप 2 मैच कराएं नहीं। अब यहां जैसे 2 मैच कराने के बाद भी नहीं देखा, तीसरा भी हमने किया क्योंकि थर्ड पे जाकर डिफरेंस क्लियर हुआ। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, आपने ऑब्वियसली सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद आप देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। इनमें से किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है? थर्मो का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर से। अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, हाँ जी बढ़ता है। अगर वेपर में जाता है लिक्विड तो एंट्रोपी बढ़ता है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 टू 0, टेम्परेचर कम करेंगे तो एंट्रोपी घटेगा। ये तो फेज डायग्राम कहता है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, फिर फेज चेंज पे बढ़ जाता है अब्रप्ट, फिर लिक्विड का बढ़ता है, फिर गैस का, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से तो एंट्रोपी बढ़ता है। तो टेम्परेचर घटा दिया तो एंट्रोपी घट रहा होगा, तो ये तो फिर नहीं है सही।
NaCO3 सॉलिड गोज टू गैस, एंट्रोपी पक्का बढ़ेगी। अगर सॉलिड गैस में जा रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, तो यहां एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। और Cl2 गोज टू 2Cl, मतलब मॉलिक्यूल टूट के एटम्स बन रहा है, तो एटम 1 से 2 बना, एंट्रोपी बढ़ा। तो ऑप्शन हुआ A, C, D आर करेक्ट। तो आंसर विल बी फोर्थ वन। मुझे लगता है ये आपने एकदम सही किया होगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन, एकदम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के जैसा ये क्वेश्चन है, तो आप ये एग्जाम्पल बार बार किया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 फॉर He पॉजिटिव आयन इज x जूल माइनस x जूल देन दैट ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट। आपको पता है कि जो एनर्जी होती है E nth के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर विद नेगेटिव साइन होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं बच्चे E1 बाई E2 जो होगा वो बराबर होगा Z1 बाई Z2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई N2 बाई N1 का स्क्वायर। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो E1 की वैल्यू अगर -x पुट कर दी, E2 वो पूछ रहा है Z1 फॉर हीलियम इट इज 2, Z2 फॉर बेरिलियम इट इज 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई N2 फॉर बेरिलियम इज 2 और हीलियम के लिए ये 1 है का स्क्वायर है। तो अगर आप देखें तो 2 to 4 या 1/2 का स्क्वायर, या 1/2 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो E2 समझ में आता है कि -x ही रह जाएगा क्योंकि ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो रही है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 2 हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। 68 है, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स का इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा कि भाई बताओ इसमें से कौन रेडॉक्स है, कौन सा रेडॉक्स नहीं है। आपने पढ़ा है कि रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना जरूरी है, मतलब एक ऑक्सीडाइज हो तो दूसरा रिड्यूस होना चाहिए, मतलब एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो दूसरे का घटना चाहिए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ना बदला हो, एंड दैट विल बी आंसर। तो नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन में पहला ही रिएक्शन दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा, बेरियम +2, बेरियम +2, ये तो आयन एक्सचेंज हुआ है। इन सबों में जिंक 0 से कहां जा रहा है भाई, +2 में, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, क्लोरीन +5 में है और आयोडीन 0 में है। आयोडीन अब +5 में पहुंच गया, क्लोरीन 0 में है। H2Cl2 गोज टू HCl, ये -1 +1 में चला गया अगर हम 0 से बात करें तो। बाकी 3 में चेंजेस हैं, एक में चेंज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 1। ये तो रेडॉक्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 गैसेस आर लाइक दिस। वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बताइए। आपको पता है कि सॉलिबिलिटी जो होता है, अगर इस रिलेशन को देखें आप, P is equal to KH multiplied by chi, if it is P gas it is chi gas। तो आपको पता है कि भाई अगर कांस्टेंट प्रेशर पे सॉलिबिलिटी ज्यादा है मतलब उसका KH कम है, एंड वाइस वर्सा, अगर सॉलिबिलिटी कम है तो उसका KH ज्यादा है, मतलब KH जितना बड़ा सॉलिबिलिटी उतनी कम होती है। तो KH इसमें सबसे बड़ा किसका है भाई, KH है आपका सबसे बड़ा A का, और उसके बाद B का, उसके बाद C का, उसके बाद C का, उसके बाद B का। तो सबसे लीस्ट सोल्यूबल जो गैस हुआ वो A हुआ, A के बाद C हुआ और उसके बाद B हुआ, मतलब B। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो ऐसे ही B, C और A ये ऑर्डर फॉलो करेगा। तो ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका सही हुआ होगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा मतलब सॉलिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद है 78। 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of NaOH left unreacted. आपको पता है कि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा, मतलब आप कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखें तो कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ HCl ही मोल्स ऑफ NaOH होगा, और चाहे तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लिख लें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। चूंकि हमें मास ऑफ NaOH फालतू पूछा है तो इसी की बात कर लेते हैं। तो लिखा जा सकता है बच्चे कि मोल्स ऑफ NaOH इज मोलैरिटी 25 इंटू वॉल्यूम 0.75। चूंकि ये मिलीलीटर में था तो 10 का पावर -3 किया।
तो मास ऑफ NaOH कितना होगा भाई? तो मास ऑफ NaOH 25 इंटू 0.75 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाई 40 हो जाना है। 40 का 75% इज 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 75 इज 750 इंटू 10⁻³ ये हमारा 0.75 ग्राम आ गया। मतलब इतना तो रिएक्ट कर गया, पूछ रहा है बचा कितना है। तो 1 ग्राम था भाई, 1 ग्राम में से ये घटा दिया तो एन लेफ्ट कितना हो जाएगा हमारे पास? W लेफ्ट एग्जैक्टली ये हमारा हो जाएगा बचा हुआ अमाउंट। मास लेफ्ट कितना हो जाना है? तो मास लेफ्ट इज इक्वल टू 0.25 ग्राम, दैट इज 250 मिलीग्राम। तो 250 मिलीग्राम थर्ड ऑप्शन है। तो एक कैलकुलेशन करने लायक ये क्वेश्चन था। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आपने किया होगा तो पक्का सही हुआ होगा आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो आंसर इसका 78 का हम लोग थर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। फिर मैट्रिक्स मैचिंग का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। ये तो मतलब बेसिक जब आपको टर्मिनोलॉजी थर्मोडायनेमिक्स का कराया जाता है तो बताया जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, एडियाबेटिक क्या है, और यही पूछ लिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस आप कहते हैं जब T कांस्टेंट हो, तो आप देख सकते हैं कि आइसोथर्मल बोले तो कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक को आप आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, और एडियाबेटिक बोले तो जब कोई Q की वैल्यू 0 हो, नो हीट एक्सचेंज। मतलब इसमें आप कहते हैं कांस्टेंट T, इधर आप कहते हैं कांस्टेंट V, इधर कहते हैं आप कांस्टेंट P, और इधर Q इज इक्वल टू 0 कहते हैं। ये पहचान होती है एडियाबेटिक की। तो आंसर फिर मैच करा लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, एक का होना है 2, एक का 2 दिख रहा है हम लोगों को, 2 ऑप्शन, ए का 2 दिखा हमको फर्स्ट ऑप्शन में, बी का 3, सी का 4, तो आप ऑप्शन 1 ही टिक करेंगे। 85 का फर्स्ट आंसर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 85 में ए का 2 दूसरे किसी ऑप्शन में नहीं था, तो दूसरा हमने देखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 है, a compound X contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C, give then the empirical formula X। मोल कॉन्सेप्ट का फिर से ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट ने मतलब क्वेश्चन दिया है इस बार, और मोल कॉन्सेप्ट के सिंपल क्वेश्चन है। इंपेरिकल फॉर्मूला पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में और ये आपने प्रैक्टिस किया होगा। आसान सा क्वेश्चन, एक एलिमेंट A है भाई, एक एलिमेंट B है, चलिए दूसरा C है। अगर आप ये 32% कहते हैं और ये आप 20% कहते हैं तो ये 52%, तो ये बाकी बच गया 48%। एटॉमिक मासेस से डिवाइड किया तो 32 को डिवाइड किया हम लोगों ने एटॉमिक मास 64 से, 20 को डिवाइड किया हमने 40 से, और C 42 को डिवाइड किया हमने 48 को डिवाइड किया हमने 32 से। तो ये वैल्यू 0.5 आ गई, ये वैल्यू भी 0.5 आ गई, और ये वैल्यू 1.5 आ गई। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए इसको 2 से, इसको भी 2 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 और ये 3 आ गया। तो फॉर्मूला समझ में आया, ABC3 ऑप्शन थर्ड। बहुत बेसिक, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, शायद डेटा देख के हो गया होगा। देखिए पेन तो मैं इसलिए सॉल्यूशन में उठा रहा हूं, और मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन उठाए होता है, और ये प्रूव हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन उठाए होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने ऑब्वियसली सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, द वर्क डन ड्यूरिंग reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree Celsius from pressure 20 atmosphere to 10 atmosphere is। रिवर्सिबल आइसोथर्मल बार बार प्रैक्टिस किया होगा आपने कि W जो होता है ये -2.303 nRT log P1 बाई P2 होता है, या V2 बाई V1 होता है। वैल्यू पुट करा अगर इसमें तो W इज इक्वल टू -2.303। आंसर चूंकि कैलोरीज में है तो R की वैल्यू हम लोग कैलोरी वाली यूज करेंगे। 1 मोल की बात करी है, 2 कैलोरी, टेम्परेचर इज 298 25 डिग्री सेल्सियस, लॉग एंड P1 इज 20
P2 इज 10, एक्सपेंशन की बात करी है, तो आपने वैल्यू पुट करना है, ये हो जाना है -2.303 इंटू 2 इंटू 298 और log 2 की वैल्यू 0.3010 कैलोरी, ये आंसर हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 413.14 विद नेगेटिव साइन, ऑब्वियसली ये कैलोरी हो जाएगा। चूंकि वर्क डन बोला है, वर्क डन बाय द गैस नहीं बोला है, ऑन द गैस नहीं बोला, तो वर्क डन विद मैग्नीट्यूड और वो साइन भी हम जरूर बोलेंगे। तो आंसर विल बी थर्ड वन ओनली। एक्सपेक्टेड है, आप सब लोगों ने इसको सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 91, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई versus concentration for a solution gives straight line with slope this much liter bar per mole, 25.73 वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता है बच्चे कि पाई जो होता है वो पाई बराबर होता है ICRT। चूंकि क्वेश्चन में आई की कोई बात नहीं किया तो आई की वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो पाई इज इक्वल टू CRT लिख सकते हैं। अगर मैं पाई वर्सेस सी का ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको पता है कि स्लोप विल बी RT ओनली। तो अब फिर से वही वैल्यू पुट कर देते हैं। स्लोप की वैल्यू दिया है 25.73 लीटर बार पर मोल, आर की वैल्यू लीटर बार में दे दिया है आपको 0.083 और मल्टीप्लाइड बाई टी। यहां से जब हम टी सॉल्व करते हैं तो टी सॉल्व करके हमारा 310 केल्विन आता है। 310 केल्विन का मतलब ही केल्विन वाला टेम्परेचर है, बड़ा टी, गलती की बड़ी स्ट्रॉन्ग जगह थी ये, आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो स्मॉल टी विल बी 310 माइनस 273 एंड दैट विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपने अगर थोड़ा प्रिकॉशन लिया होगा तो ये गलत तो नहीं हुआ होगा, सही हुआ होगा, क्योंकि आंसर केल्विन में आ रहा है और देना आपको आंसर डिग्री सेल्सियस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग दिस मच एम्पियर करंट 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टामीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट। मैंने बार बार आपको क्लास में बोला है कि देखो टेक्निकल सोचा करो, ये जो दिया है ये जानबूझ के परेशान करने वाला डेटा है हमारे लिए। तो ये 9.65 ग्राम है, सिंपल। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ना डेटा को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग समझेंगे। अब ये कह रहा, आपको पता है कि अगर 96500 इंटू 2 फैराड 2 कूलम्ब चार्ज होता तो 1 मोल होता भाई। 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम। तो आपको पता है कि 96500 इंटू 2 कूलम्ब से 1 मोल मतलब 1 मोल की वैल्यू कितनी 63.5, और चूंकि इन्होंने 63 दिया तो 63 ग्राम ही लेंगे हम लोग। तो हमारे पास 9.65 एम्पियर का करंट और 100 सेकंड के लिए पास किया है, तो ये 63 डिवाइड बाय 96500 इंटू 2 इंटू 9.65 इंटू 100 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 00 कैंसिल बाय 00, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये 31.5 और 100.315 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड आंसर हम टिक कर सकते हैं 93 का। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था, और ये भी क्या कैलकुलेशन 63 का आधा अगर आपको आता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है, तो 1 फैराडे कैन डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट, इसको लगा के आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था 93 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 NO की कंसंट्रेशन दे रखी थी और कहा था कि इफ 0.1 मोल ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेंदी है, कैलकुलेटिव है, तो एग्जाम टाइम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था। शायद आपने छोड़ा भी हो, और अगर किया हो तो बहुत टाइम लगा होगा आपको करने में, क्योंकि कैलकुलेशन था। आप देखिए बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन इज लाइक कि 2 NO गैस एंड वी हैव N2 गैस प्लस O2 गैस एंड डेटा इज कि Kc दिया हुआ है। पहले तो डेटा ऐसा दिया है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम पहले Kc निकाल लेते हैं। तो Kc अगर निकाला तो Kc की वैल्यू आ जानी है, पहले N2O2, N2 कितना है भाई 3 इंटू 10 का पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई O2 4.2 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई NO 2.8 इंटू 10 का पावर -3 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करते हैं तो 10 का पावर -3 10 का पावर -3 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 2.8 इंटू 2.8, तो ये 14 का 3 टाइम्स 9 बाई 2.8 सॉल्व किया तो ये 1.6 के आसपास आंसर आ जाता है Kc।
अगर आपके पास Kc मिल गया तो आपको पता है फिर इस इक्विलिब्रियम के लिए कि अगर ये 0.1 मोल था तो ये 0.0 था, और ये 0.1 माइनस अल्फा हुआ है तो ये 0.1 अल्फा बाई 2 और ये 0.1 अल्फा बाई 2 हुआ होगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो Kc की वैल्यू हो जाएगी 0.1 अल्फा बाई 2, 2 बार है स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 1 माइनस अल्फा इसका भी स्क्वायर, और Kc की वैल्यू 1.6 हमने अगर पुट कर दी इस जगह पे, Kc की वैल्यू 1.6 पुट कर दी तो इसका रूट इधर ले लिया तो ये 1.26 हो जाता है। ये 0.05 अल्फा डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। जब यहां से हम सॉल्व करते हैं अल्फा तो ये 0.716 समथिंग आता है, तो ये 0.717 के क्लोज आ जाता है, तो आंसर फर्स्ट होगा। लेकिन हाँ, ये कैलकुलेशन मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे रहा था, ये मैंने बाहर किया है। आपसे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है, बहुत कैलकुलेशन है, डेसिमल के कैलकुलेशन है, गलत होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए क्लास में आपको बार बार टीचर ने बताया है, हम लोगों ने यही कहा है कि ऐसे क्वेश्चंस को सैल्यूट किया, आगे बढ़े कि भाई ठीक है तुम अच्छे क्वेश्चंस हो, नहीं करेंगे एग्जाम के टाइम पे। एक्सपेक्टेड आपने यही किया होगा, और अगर किया होगा तो आंसर तो पक्का आएगा, टाइम खराब करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू 57, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन हाँ कैलकुलेशन है इसमें। आप देखिए, इसको आपने पढ़ा है, अभी ये लिखा था हम लोगों ने, इस फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन आ चुका है। एक तो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, लॉग के आरएनएस इक्वेशन वाला, और एक ये क्वेश्चन है, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 1 बाई T2। वैल्यू पुट करते हैं, कह रहे क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स होना, तो ये तो log 4K डिवाइडेड बाई K हो जाना है। एंड EA आपको कैलकुलेट करना है, जो कि किलो जूल की बात करी है, तो हम मान लेते हैं EA किलो जूल में है, तो ऊपर 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई, या तो R को आप किलो जूल में लिखते हैं, आंसर चूंकि जूल में है तो 8.314 वैल्यू भी दी हुई है। पहला टेम्परेचर है 27 आपको पता है 300, 57 मतलब 30 ज्यादा, तो 330 ये टेम्परेचर है। तो आप log 4 की वैल्यू जानते हैं, 0.6020 इज इक्वल टू EA इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314, ये 30 हो जाएगा, 330 माइनस 300, और ये 300 इंटू 330 बेसिक तरीके से लिख दिया। जब हम यहाँ से EA निकालते हैं तो EA की वैल्यू हमारी आ जानी है, ऊपर सब ले लेते हैं, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 इंटू 330 और डिवाइडेड बाई 0.60, ये 330 हमारा, डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 30। अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो EA की वैल्यू हमको 38.04 किलो जूल मिल जाती है। तो एक कैलकुलेशन था इसमें, सॉल्व करके आपको EA 38 किलो जूल अप्रॉक्स मिल जाता है। तो ये भी सही किया होगा आपने, सिंपल क्वेश्चन था ये। और ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। ओवरऑल आपने बहुत अच्छा किया होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। थैंक यू सो मच।